विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मिरागल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत फासीवाद की विचारधारा के प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि फासीवाद की जो विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में अस्तित्व में आई, हालांकि इसे क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित विचारधारा नहीं कहा जाता, परंतु फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में इसका एक अपना स्थान है। तो आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं अथवा इसके सिद्धांत क्या हैं। विद्यार्थियों, फासीवाद एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित विचारधारा किसी भी रूप में नहीं है। यह आवश्यकता अनुसार ग्रहण किए गए फासीवादी सिद्धांतों का एक समूह है। फासीवाद का प्रतिपादन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया। इसमें समय समय पर फासीवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों ने कुछ न कुछ नया जोड़ा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपने आरंभिक दिनों में फासिस्टवादी आंदोलन का ध्येय राष्ट्र की एकता और उसकी शक्ति में अभिवृद्धि करना था। 1919 और 1922 के बीच इटली की कानून व्यवस्था को चुनौती सिंडिकलिस्ट, कम्युनिस्ट तथा अन्य वामपंथी पार्टियों के द्वारा दी जा रही थी। उस समय फासिस्टवाद एक प्रतिक्रियावादी और क्रांतिवादी आंदोलन के रूप में समझा जाता था। स्पेन, जर्मनी जैसे देशों में भी इसी प्रकृति के आंदोलनों ने जन्म लिया और फासिस्टवाद साम्यवाद के प्रतिपक्ष या एंटीथेसिस के रूप में इसका अर्थ लिया जाने लगा। 1935 के पश्चात हिटलर मुसोलिनी संधि हुई और इस संधि से इसके अर्थ में अतिक्रमण करना, हिंसा करना, बल का प्रयोग करना और साम्राज्यवाद भी जुड़ गए। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने फासिज्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में जहां इटली मित्र राष्ट्रों का पक्ष लेकर लड़ा और उसमें उसने सैनिक तथा आर्थिक दृष्टि से बड़ी हानि उठाई, युद्धोत्तर परिस्थितियों ने फासिस्टवादी आंदोलन के लिए सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार की। मुसोलिनी ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए रोसोनी की नेशनल सिंडिकलिस्ट पार्टी को भी अपने में मिला लिया। क्रांति और पुनरुत्थान के तीखे नारों ने निर्धन जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया और बहुसंख्यक कृषकों तथा मजदूरों में फासिस्टवाद की जड़ें बड़ी गहराई तक फैल गई। मुसोलिनी की एक प्रिय उक्ति थी जिसमें वो कहते थे, फासिज्म निर्यात की वस्तु नहीं है। फिर भी अनेक देशों में जहां समाजवाद और संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध कुछ तत्व सक्रिय थे, यह आदर्श के रूप में ग्रहण किया गया। जर्मनी, नाजी जर्मनी, स्पेन और दक्षिण अमेरिका में इसके सफल प्रयोग हुए। इंग्लैंड में ब्रिटिश यूनियन ऑफ फासिस्ट और फ्रांस में एक्शन
फ्रांकाइसो द्वारा इसकी नीतियों का अनुकरण किया गया। नाजीवाद के अभ्युदय से पूर्व स्पेन के रिवेरा और ऑस्ट्रिया के डाल्फस को मुसोलिनी का पूरा समय सहयोग और समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1937 में बर्लिन रोम धुरी बनने के बाद जर्मनी ने फासिस्टवादी आंदोलन की गति को बहुत तेज कर दिया, लेकिन 1940 के बाद अफ्रीका, रूस और बाल्कन राज्यों में इटली की लगातार सैनिक पराजय ने फासिस्टवादी राजनीति को, फासिस्टवादी सिद्धांतों को और फासिस्टवादी राज्य को खोखला सिद्ध कर दिया। हम आते हैं उन विशेषताओं की ओर अथवा ऐसे सिद्धांतों की ओर जिनमें फासीवाद को केंद्र किया गया है, या दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो फासीवाद के अंतर्गत ऐसी क्या मान्यताएं, क्या सिद्धांत, क्या विशेषताएं हैं जो इस विचारधारा को अन्य विचारधाराओं से अलग करती हैं। इसके प्रमुख तत्व क्या हैं, इसकी मान्यताएं क्या हैं। तो इसकी मान्यताएं यदि हम आरंभ करते हैं तो सबसे पहली और सबसे प्रमुख मान्यता है सर्वसत्तावादी राज्य अथवा सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थन करना। विद्यार्थियों, फासीवादी राज्य को एक आध्यात्मिक नैतिक सत्ता मानकर उसकी पूजा फासीवादी विचारक किया करते थे। उनकी दृष्टि में राज्य ही भगवान है। मुसोलिनी का कहना भी था, फासीवाद एक धार्मिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को एक श्रेष्ठतर कानून अथवा वस्तुपरक इच्छा के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी इच्छा में व्यक्ति की इच्छा भी विलीन है और वह उसे एक आध्यात्मिक समाज के सचेतन सदस्य की स्थिति प्रदान करती। देखिए, मुसोलिनी क्या कह रहा है कि राज्य श्रेष्ठतर है, राज्य सब कुछ है, राज्य आध्यात्मिक है और राज्य की इच्छा में व्यक्ति की इच्छा विलीन है। अर्थात राज्य के सामने, राज्य के समक्ष व्यक्ति की स्वयं की कोई इच्छा नहीं। इस दृष्टि से व्यक्ति राज्य के अधीन हो जाता है और राज्य साध्य बन जाता है तथा व्यक्ति उसका एक साधन मात्र बन जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का औचित्य राज्य के कानून के पालन करने तक ही सीमित मान लिया गया है। राज्य से बाहर व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है। फासीवादी नेता अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर ही बल देते हैं ताकि उनकी निरंकुशता, उनका सर्वाधिकारवादी राज्य का सिद्धांत निरंतर कायम रहे। फासीवाद की दूसरी विशेषता या दूसरा प्रमुख सिद्धांत है उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करना। माना जाता है कि फासीवाद राष्ट्र की उपासना करते हैं। उनकी दृष्टि से राज्य ही साध्य है। उनकी दृष्टि में राष्ट्र एक निर्जीव समुदाय नहीं है, बल्कि समान भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म आदि के बंधनों से एक सूत्र में बंधा हुआ अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति और विशेष उद्देश्य रखने वाला एक सजीव संगठन है। यह जनता के भाग्य का फैसला करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का कोई अलग महत्व नहीं है। व्यक्ति के अधिकार राज्य के आदेशों का पालन करने में ही नहीं थे। व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जिनसे राष्ट्र की शक्ति और उसके गौरव में वृद्धि हो। उसे राष्ट्र हित में अपना सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए। मुसोलिनी ने स्वयं उस समय रेडियो व समाजवाद पत्रों के द्वारा लोगों को अनेक अतीत के गौरव गाथा से परिचित करवाया। उनमें जातीय श्रेष्ठता की भावना भरते हुए अपना खोया हुआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दोबारा प्राप्त करने के लिए उनका आह्वान किया। तीसरी विशेषता फासीवाद की कही जाती है राज्य का एक सावयव स्वरूप। सावयव का अर्थ होता है एक शारीरिक स्वरूप।
फांसीवादियों के अनुसार राज्य एक व्यक्तियों का समूह मात्र न होकर पृथक शरीर का स्वामी है। जिस प्रकार अलग अलग अंगों के होने पर भी शरीर अपना अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व देता है, उसी प्रकार राज्य का भी अपना अलग अलग अस्तित्व है। जिस प्रकार शरीर की रक्षा के लिए किसी गलत अंग को काट दिया जाता है, उसी प्रकार राज्य रूपी शरीर की रक्षा के लिए मनुष्य सभी अंगों का बलिदान कर सकता है। जिस प्रकार शरीर से पृथक उसका कोई अंग नहीं होता, उसका महत्व नहीं होता, उसी प्रकार राज्य से बाहर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। राज्य से बाहर रहकर व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता और अधिकार नहीं है। मुसोलिनी ने एक स्थान पर कहा है, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत तथा राज्य के लिए है। राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। एक अन्य विशेषता है अतर्कवाद और अबुद्धिवाद में विश्वास। बड़ा महत्वपूर्ण है। फांसीवादी तर्क और बुद्धि में जाते ही नहीं, वो इसमें विश्वास ही नहीं करते, तर्क और बुद्धि का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि प्रायः व्यक्ति बुद्धि की अपेक्षा भावना से काम लेता है। व्यक्ति बुद्धिवाद एवं तर्क के आधार पर कभी भी सुखमय जीवन नहीं जी सकता। उसे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तर्क और बुद्धि से परे जाकर अपना जीवन जीना पड़ेगा। मुसोलिनी कहते हैं, हमने अपना रहस्य उत्पन्न किया है। यह रहस्य विश्वास है, यह एक भावना है। इसका वास्तविक होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक वास्तविकता है, क्योंकि यह प्रेरक है, यह आशा है, यह विश्वास है और एक साहस है। हमारा रहस्य राष्ट्र है, हमारा रहस्य राष्ट्र की महानता है। फांसीवादियों ने इसी निष्ठा के आधार पर अपने राष्ट्र का उत्थान किया। मुसोलिनी का यह भी मानना था कि प्रत्येक इटलीवासी को राष्ट्रीय उत्थान के लिए हर समय कार्यरत रहते हुए अपने कार्यों को बिना तर्क के लागू करना चाहिए। एक अन्य विशेषता में कहा गया है, एक व्यक्ति की शासन और तानाशाही में विश्वास। फांसीवादी विचारधारा का मानना है कि अधिकतर व्यक्ति शासन करने के योग्य नहीं होते। शासन की योग्यता थोड़े से लोगों में होती है, इसलिए योग्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे अज्ञानी व मूर्ख व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन करते हुए उन पर शासन करें। उनके हाथ में शासन की बागडोर आने से जनता को उनकी योग्यताओं का पूरा लाभ मिलता है। हिटलर तथा मुसोलिनी ने इसी सिद्धांत का प्रचार करके जर्मनी और इटली में अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित की थी। मुसोलिनी ने इटली में फांसीवादी दल की अधिनायकता स्थापित करके वहां का शासन पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था। वहां की जनता यह विश्वास करने लगी थी, जो मुसोलिनी कहता है या जो मुसोलिनी करता है वह सदैव सत्य होता है। एक अन्य विशेषता में कहा जाता है कि फांसीवादी प्रजातंत्र और उदारवाद में विश्वास नहीं करते अथवा इनका विरोध करते। फांसीवाद लोकतंत्र और उदारवाद का घोर विरोधी है। उसकी दृष्टि में प्रजातंत्र मूर्ख और भ्रष्ट व्यक्तियों का शासन है। उनका कहना है कि लोकतंत्र एक मरणासन्न शव है जो पूरी तरह सड़ चुका है। उसकी नजर में संसद बातों की दुकान है। मुसोलिनी ने कहा है, लोकतंत्र थोड़े थोड़े समय बाद चुनावों के समय लोगों को झूठी संप्रभुता का आश्वासन देने का साधन मात्र है। मुसोलिनी ने तत्कालीन इटली में लोकतंत्र की दुर्दशा के बारे में कहा था, इटली की संसद एक जहरीला फोड़ा है। यह समूचे राष्ट्र के रक्त को दूषित कर रहा है, अतः इसका तुरंत नाश होना चाहिए। वे कहते हैं, उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देता है। फांसीवादी अधिकारों की बजाय कर्तव्यों पर ही बल देते हैं। उनका मानना है कि इस व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता तो राज्य के आदेशों का पालन करने और राष्ट्रभक्ति में निहित है। उदारवादियों के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किए बिना भी फांसीवादी उसका विरोध करते हैं। उनका मानना है कि शासन की बागडोर योग्य व्यक्तियों के हाथों में ही ठीक रहती है। जनता को शासन से दूर रहना चाहिए। फांसीवादी आर्थिक उदारीकरण का भी निरंतर विरोध करते हैं। फांसीवाद
समाजवाद के भी विरोधी हैं। समाजवाद जहां समानता पर बल देता है और मानता है कि समानता के आधार पर ही राज्य का निर्माण होना चाहिए। फासीवादी ये मानते हैं कि असमानता प्रकृति की देन है, इसलिए समानता का प्रयास करना ही मूर्खता है। यह प्रकृति का नियम है कि योग्य अयोग्य व्यक्तियों पर शासन करे। उसे वर्ग संघर्ष की बात भी अमान्य लगती है, क्योंकि विभिन्न वर्गों में सहयोग व समन्वय के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था कायम रह सकती है। वे राज्यविहीन समाज की अवधारणा को भी कल्पना मात्र मानते हैं। फासीवादियों का कहना है कि सहयोग व समन्वय ही प्रगति का आधार है। भौतिक प्रगति व्यक्ति को पशुवत बना देती है। फासीवादी व्यक्तिवाद का विरोध करते हैं। वे व्यक्ति को एक साधन मानते हैं। मुसोलिनी ये मानता था सब कुछ राज्य के अंतर्गत, कोई भी राज्य से बाहर नहीं है और न ही राज्य का विरोध कर सकता है। फासीवादी राज्य को संप्रभु मानकर उसकी पूजा करने में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि राज्य की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानने से व्यक्ति अपनी तथा अपनी संस्कृति व सभ्यता का विकास कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को साधन बनकर राज्य रूपी साध्य के लिए ही कार्य करने चाहिए। यदि व्यक्ति को राष्ट्र हित में अपने प्राण भी देने पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति के सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं राज्य के भीतर रहकर ही संभव है। व्यक्तिवादी साम्राज्यवाद और सैनिकवाद का समर्थन करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब फासीवाद उत्पन्न हुआ तो उसका मुख्य ध्येय हिंसा के माध्यम से सत्ता की प्राप्ति और अपनी सीमाओं का विस्तार था। वे राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध को अनिवार्य मान लेते हैं। उनका कहना है कि युद्ध खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का साधन है। इसमें अयोग्य व निर्बल राष्ट्रों का सफाया हो जाता है और योग्य व्यक्तियों को ही जीने का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें साहस, त्याग, बलिदान जैसे गुणों का जनता में विश्वास होता है, विकास होता है और राष्ट्रीयता की भावना में अभिवृद्धि होती है। इसके द्वारा शक्तिशाली राष्ट्र को साम्राज्यवाद का विस्तार करने के अवसर प्राप्त होते हैं और राष्ट्र की आत्मा उन्नत होती है। मुसोलिनी ने राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए युद्ध को अनिवार्य मानकर साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। उसने कहा था, इटली का विकास एक जीवन तथा मृत्यु का प्रश्न है। इटली का प्रसार होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए या उसे मर जाना चाहिए। मुसोलिनी ने सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद की नीति का प्रसार करके विश्व शांति को बहुत धक्का पहुंचाया। फासीवादी धर्म और चर्च में विश्वास करते हैं। फासीवादी एक अवसरवादी विचारधारा है मूलतः। प्रारंभ में तो फासीवादियों का कोई धर्म में विश्वास नहीं था, ये एक तथ्य है। लेकिन उन्होंने जब ये महसूस कर लिया कि धार्मिक विश्वास के बिना उनके राष्ट्रवाद का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जनता आध्यात्मिक लक्ष्यों के बिना साथ नहीं आएगी, तो ऐसी स्थिति में मुसोलिनी ने धार्मिक नेताओं के साथ 1929 में समझौता करके धार्मिक समर्थन भी प्राप्त कर लिया। इसी तरह फासीवादी धर्म और चर्च में अपना गहरा विश्वास, गहरी आस्था व्यक्त कर देते हैं। वे संस्कृति व सभ्यता के संदर्भ में, उसके विकास में धर्म को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। मुसोलिनी ने मार्क्सवादियों के धर्म विरोधी विचारों की निंदा की और कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। फासीवादी विचारक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक है और इतने समर्थक है कि वे आगे जाकर अपने राष्ट्रवाद को इस रूप में हावी कर देते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विरोधी हो जाते हैं। उनका जातीय श्रेष्ठता में गहरा विश्वास रहा है। हिटलर ने जर्मन जाति को विश्व की श्रेष्ठ जाति मानकर यहूदियों पर अमानवीय अत्याचार किए थे और मुसोलिनी ने भी
गैर इटली की जातियों को लगभग कुचल दिया था। उनका विश्वास था कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से कोई मेल नहीं। प्रभुसत्ता राष्ट्र के पास होती है और राष्ट्रों के समूह के पास नहीं होती। मुसोलिनी कहता था, अंतर्राष्ट्रीय शांति या व्यवस्था की बात केवल वही राष्ट्र बोलते हैं जो अन्य राष्ट्रों के साथ संघर्ष और प्रतियोगिता में असफल रहते हैं। उसका साफ कहना था, शांति की बात वही करता है जो कायर होता है। फांसीवादियों की दृष्टि में राष्ट्रहित सर्वोपरि है और इस परम साध्य के लिए कोई भी सीमा वह लांघने के लिए आतुर है। मुसोलिनी ने उग्र राष्ट्रवाद को महत्व देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग किया था और इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था। फांसीवादी परंपरावाद के समर्थक हैं। फांसीवादी अपने इतिहास में परंपराओं को बहुत अधिक महत्व देते हैं। मुसोलिनी ने सत्ता प्राप्त करने के बाद लोगों को कहा कि इटली गौरवपूर्ण परंपराओं वाला देश रहा है, हमें इसे फिर से खोई हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलानी है। उसका विश्वास था कि अतीत का गौरवपूर्ण गुणगान करके ही लोगों को एक मंच पर संगठित किया जा सकता है और शासन सत्ता को स्थायी बनाया जा सकता है। इसलिए उसने परंपराओं का गुणगान किया और इटली के गौरवपूर्ण इतिहास से जनता को अवगत कराया। फांसीवादी निगमनात्मक राज्य का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का निर्जीव समूह नहीं, अपितु विभिन्न आर्थिक कार्य करने वाले संघों या निगमों का एक सजीव समुदाय है। व्यक्ति इन संघों में शामिल होकर अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय के अनुसार संबंधित व्यवसाय के निगम का एक सदस्य होता है और ये निगम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि सभी क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। ये सभी राज्य के अधीन रहकर कार्य करते हैं। इटली में मुसोलिनी ने निगमनात्मक राज्यों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की, कीमतों को स्थिर किया या कम किया तथा पूंजीपतियों तथा श्रमिकों में संघर्ष को दूर किया। ये निगम स्वायत्तशासी नहीं थे जो इटली में थे, बल्कि इन पर राष्ट्रीय सत्ता का पूर्ण नियंत्रण था। ये निगम इटली के विकास में मुसोलिनी के समय नींव का पत्थर साबित हुए। फांसीवादी निजी क्षेत्र की प्रभुसत्ता या प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं जो न तो निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली है और न ही समाजवादी। फांसीवादी केवल राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का ही राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं और बाकी के सभी कार्यों को निजी हाथों में सौंप देना चाहते हैं और चाहते हैं कि निजी क्षेत्र विकसित हो। उनका कहना है कि इस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीपति व श्रमिक राष्ट्र की उन्नति के लिए ही कार्य करेंगे। पूंजीपति या मजदूर वर्ग को किसी भी रूप में राष्ट्रीय अहित की आज्ञा नहीं दी जाएगी। पारस्परिक विवाद संघों के द्वारा हल कर लिए जाएंगे और यदि इनसे विवाद हल नहीं होते तो फासिस्ट न्यायालयों के द्वारा इन्हें हल कर लिया जाएगा। उत्पादन का लक्ष्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। उत्पादन क्रिया पर राज्य का पूरा नियंत्रण रहेगा ताकि राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सके और पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से उसी दिशा में लाया जा सके। यहां एक ऐसी अर्थव्यवस्था को बलशाली करने या विकसित करने पर जोर दिया गया जिसका अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रों के हाथों में था या निगमों के हाथों में था। ये सभी विशेषताएं यदि हम देखें, इनको समझने की चेष्टा करें, तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फांसीवाद एक ऐसा दर्शन रहा है जो वास्तविकता पर आधारित है। मुसोलिनी स्वयं कहता था कि हम समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार कुछ भी हो सकते हैं, अर्थात परिवर्तित हो सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली व जर्मनी के सामने मुख्य समस्या आर्थिक विकास की थी। वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बना हुआ था
उसे दूर करने के लिए एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी जो फांसीवादियों द्वारा चलाया गया। यदि मुसोलिनी उग्र राष्ट्रीयता को बढ़ावा न देता और इटली के गौरवमयी इतिहास की बात जनता के सामने उग्र रूप में न रखता, तो इटली के लोगों को संगठित करना या उनका विश्वास जीतना उसके लिए नितांत असंभव था। इसलिए जिस प्रकार की निरंकुश शासन व्यवस्था उसने कायम की, वह तात्कालीन परिस्थितियों की मांग भी थी। मुसोलिनी द्वारा किए गए सभी कार्यक्रम तात्कालीन परिस्थितियों में सही माने जाते हैं और समस्त फांसीवादी कार्यक्रमों को वह औचित्यपूर्ण करार देता है। धीरे धीरे आगे चलकर कई देशों में फांसीवाद का एक विकृत स्वरूप भी उभरने लगा था और इससे जनता को बहुत हानि हुई। जनता पर क्रूरता की गई, जनता के साथ हिंसा की गई, जनता की आवाज को बलपूर्वक दबा दिया गया और इन फांसीवादी आंदोलनों ने एक आवश्यकता न होकर एक संकीर्ण स्वार्थ सिद्धि का कारक बना दिया गया, जिसकी सब जगह निंदा की गई। आज फांसीवाद के तत्व कुछ देशों की शासन व्यवस्थाओं में अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है, लेकिन उनका अंतर्राष्ट्रीयता में कोई या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की स्थिति में कोई विशेष महत्व नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।